नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव, सीएम नीतीश तैयारी में जुटे, एनडीए में घमासान के बीच बोले चिराग पासवान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पिता के किस खास फॉर्मूले से इस बार चुनाव लड़ेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश पर चले बिहार में जहरीली शराब से मौत का केस, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, कांग्रेस एमएलए प्रतिमा दास। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बिहार में जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव, सीएम नीतीश तैयारी में जुटे, एनडीए में घमासान के बीच बोले चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, बिहार एनडीए में घमासान के बीच जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री आमतौर पर ऐसी यात्रा पर तभी निकलते हैं जब वो चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं। मुख्यमंत्री को आभास हो गया है कि बिहार में सरकार गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव की तैयारी में नीतीश कुमार लग गए हैं। बिहार एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव तय है। दरअसल एनडीए में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी बीजेपी से नाराज चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पिता के किस खास फॉर्मूले से इस बार चुनाव लड़ेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, पिता मुलायम सिंह की कर्मस्थली से पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे सपा अखिलेश यादव भी उनके बीते लोकसभा चुनाव जैसी ही रणनीति अपनाने जा रहे हैं। 2019 के लोस चुनाव में मुलायम सिंह नामांकन के बाद केवल एक सभा करने आए थे, फिर पूरा चुनाव पार्टी ने लड़ा था। इस बार भी संगठन अखिलेश यादव को केवल नामांकन के लिए ही बुलाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव की पूरी कमान पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में अन्य नेता संभालेंगे। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर सपा का वर्चस्व माना जाता है। यहाँ सपा लगातार 3 बार से जीत रही है। बीते चुनाव में सपा के सोबरन सिंह यादव 38,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से तीसरी बार विधायक बने थे। सीट को अखिलेश यादव के लिए सुरक्षित सीट के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी की रणनीति के तहत ही उनको यहाँ से लड़ने की बात तय हुई है। पार्टी ने सपा मुखिया को प्रस्ताव भी यही कहकर दिया कि उनको केवल नामांकन करने आना है, संगठन बड़ी जीत दिलाएगा। सपा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह रणनीति आजमा चुकी है। तब मुलायम सिंह यादव जिस दिन नामांकन करने आए थे उस दिन उन्होंने कोई सभा नहीं की थी। बाद में 19 अप्रैल 2019 को शहर के क्रिश्चियन मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ संयुक्त सभा की थी, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे। उस चुनाव पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में स्थानीय नेताओं ने संभाली थी। तब मुलायम सिंह 92,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार भी चुनाव इसी तरह लड़ा जाएगा। संगठन की रणनीति है कि अखिलेश केवल नामांकन करके चले जाएं। यदि वो खुद चाहे तो चुनाव आयोग की रोक हटने के बाद एक रैली या जनसभा का फैसला ले सकते हैं। वैसे स्थानीय नेताओं ने इसकी जरूरत न होने की बात कह दी है। जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पार्टी ने रणनीति लगभग तैयार कर ली है। अखिलेश के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद पूरा संगठन जोश में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश पर चले बिहार में जहरीली शराब से मौत का केस, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, कांग्रेस एमएलए प्रतिमा दास। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नालंदा में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के बाद अब छपरा में भी कई लोगों की मौत हुई। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष का हमला तेज होता जा रहा है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कह दिया कि जल्द ही शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए, नहीं तो जिन लोगों की जहरीली शराब से मौत हो रही है उनकी हत्या का केस मुख्यमंत्री पर चलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करूंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान से लौटकर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत की चेतावनी, सरकारें गलत काम करेंगी तो फिर होगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में किसानों से मिलकर खीरी लौटे किसान नेता राकेश टिकैत ने आने वाली सरकारें को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, सत्ता में कोई आए किसानों के हित में अगर काम नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में किसी की भी सरकार आए, किसानों के हित में काम होना चाहिए। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कहाँ किसकी सरकार बनेगी। सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन के बाद किसान खुद अपना वोट तय करेगा। खीरी पहुंचे राकेश टिकैत ने तिकुनिया हिंसा में मारे गए किसान परिवारों से मुलाकात करने की बात भी कही। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर आरोप लगाते हुए कहा, जिस समय लखीमपुर हिंसा हुई उसके 10 दिन पहले यहाँ के मंत्री ने एक बयान दिया था, जिसके बाद यह कांड हुआ। उन्होंने कहा कि तिकुनिया हिंसा में केंद्रीय मंत्री भी साजिश के आरोपी हैं। उन्होंने कहा वो डीएम एसपी से भी मुलाकात करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपका बड़ा आरोप, औने पौने दाम में स्कूल की जमीन बेच रहे बीजेपी शासित एमसीडी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पर स्कूल के लिए आवंटित करोड़ों रुपए के मूल्य की जमीन को औने पौने दाम में प्राइवेट बिल्डर्स और भू माफियाओं को बेचने का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि बीजेपी आगामी निकाय चुनाव में हार को लेकर डरी हुई है और इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा शासित एमसीडी स्कूलों की जमीन बेचकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने की तैयारी में है। मेरे पास एमसीडी के टेंडर की कॉपी है, उसमें 4 स्थानों पर पार्किंग बनाने की तैयारी है। एमसीडी ने पहला अजमल खां रोड के लिए 175 करोड़ का, दूसरा न्यू अशोक नगर के लिए 168 करोड़ का, तीसरा शास्त्री पार्क के लिए 195 करोड़ का और चौथा उषा लेन के लिए 148 करोड़ का टेंडर निकाला है। आप विधायक ने आरोप लगाया, करोलबाग जैसी प्राइमरी लोकेशन पर जहां 50 गज जमीन भी करोड़ों रुपए में मिलती है, वहीं एमसीडी 4115 वर्ग मीटर जमीन महज 175 करोड़ रुपए में बेच रही है। इतना ही नहीं, स्कूल के लिए आवंटित लगभग 6000 वर्ग मीटर की जमीन से 3000 वर्ग मीटर भूमि छीनकर उसकी योजना इस पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की भी है। एमसीडी स्कूल की जमीन को 90 सालों के फ्री होल्ड लीज पर दे रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के फैसले का विरोध करती है। करोलबाग की जनता और यहाँ के ज्यादातर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस RWA में भी इसे लेकर नाराजगी है। करोलबाग की जनता इलाके में और अधिक स्कूलों की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी के इस फैसले के विरोध में उनकी पार्टी निगम सिविक सेंटर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। आप नेता व करोलबाग से विधायक विशेष रवि ने कहा, भाजपा के 2 लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि यह प्रोजेक्ट हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं, यहाँ बच्चे हैं ही नहीं। इससे यह साबित हो जाता है कि इनको बच्चों के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ उस स्कूल में आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। चलते हुए स्कूल की आधी जमीन को बेचकर ये पार्किंग बनाने जा रहे हैं। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है। प्रियंका ने इशारों में खुद को बताया कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा, चुनाव बाद गठबंधन करने पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। प्रियंका गांधी से जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई दूसरा चेहरा दिखाई देता है? चुनाव के बाद क्या किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देंगी? इस सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो हम जिस गठबंधन में शामिल होंगे उसमें हम चाहेंगे कि हमारे जो महिलाओं और युवाओं के लिए वादे हैं वो सरकार के एजेंडा में शामिल हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार छोटे और मीडियम व्यवसाय से आते हैं, रोजगार बड़े बड़े व्यवसाय से कम आता है। भाजपा की नीति छोटे व्यापारियों को खत्म करने की है। नोटबंदी, गलत GST और कोरोना के समय सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णय के कारण 14 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी, शिक्षकों के 1.50 लाख खाली पद भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव के दिन एक एक कर नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं और धीरे धीरे अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी इसमें युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क व भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश किया है। प्रियंका ने घोषणा पत्र के बारे में क्या बताया? इसे भर्ती विधान इसलिए कहा गया है क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है। आज युवा दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। हमारा ये प्रयास रहा है कि नौजवानों की हर समस्या इस भर्ती विधान में समाहित हो। युवाओं को इस भर्ती विधान में 20 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है। शिक्षकों के 1.50 पद भी भरे जाएंगे। हमने देखा है कि भर्तियों में जो लेटलतीफी, पेपर लीक आदि होते हैं, इसलिए इन समस्याओं पर फोकस किया गया है। इस विधान में भविष्य निर्माण के लिए यानी युवाओं को रोजगार कैसे शुरू करना है, इसके लिए भी एक सेक्शन है। कुछ सालों से यूपी के विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहे, उसे लेकर भी एक सेक्शन है। एक सेक्शन में युवाओं की भलाई के बारे में भी बात है, जिसमें उनके स्वास्थ्य से लेकर अन्य चीजें हैं। इस विधान में प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं को टारगेट किया गया है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, डॉक्टरों, पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद बड़ी संख्या में खाली हैं, जिन्हें भरा जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर भर्ती, उर्दू शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। जहां 100 से ज्यादा एक ही इंडस्ट्री की फैक्ट्री है, उसे क्लस्टर बनाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में जो युवाओं का भरोसा टूटा है, उसे दोबारा स्थापित किया जाएगा। भर्ती के लिए फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगेगा। आने जाने के लिए ट्रेन, बस आदि का पैसा नहीं लगेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमर जवान ज्योति के विलय पर भड़के कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, बोले इतिहास मिटाने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, अमर जवान ज्योति की लौ का राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही लौ के साथ विलय किए जाने के विषय को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया
अमर जवान ज्योति को बुझाना उस इतिहास को मिटाने की तरह है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने और दक्षिण एशिया के मानचित्र को बदलने वाले 3483 बहादुर सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरा होने के अवसर पर सरकार आज़ादी के बाद के सबसे बेहतरीन क्षण को मिटाने का प्रयास करती दिख रही है। राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह देखकर विचित्र लगता है कि अमर जवान ज्योति की लौ 1971 एवं दूसरे युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए है, लेकिन इनमें से किसी का नाम वहां मौजूद नहीं है। सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि इंडिया गेट पर कुछ उन शहीदों के नाम अंकित हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश शासन के लिए लड़े और ऐसे में ये हमारे औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, अमर जवान ज्योति के संदर्भ में कई तरह की गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। सही बात यह है कि अमर जवान ज्योति की लौ को बुझाया नहीं जा रहा है, इसे राष्ट्रीय समर स्मारक की लौ के साथ मिलाया जा रहा है। अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था।